कुछ दिन पहले हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता एट दी अहमदाबाद स्टेडियम और पूरे देश ने सेलिब्रेट किया क्योंकि क्रिकेट हमारी सोल है। हम सब ने बचपन में बैट पकड़ के ये सपना देखा है कि एक दिन हम सबसे बड़े स्टेज पर जाएंगे और इंडिया के मोस्ट फेमस वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बनेंगे या बॉलर बनेंगे या क्रिकेटर बनेंगे। हर एक बच्चे के दिमाग में ये सपना कभी न कभी आया होगा। इंडियंस लव क्रिकेट, मगर इस क्रिकेट के प्यार की वजह से हमने दूसरे स्पोर्ट्स को इतना निग्लेक्ट किया है कि वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। दिस इज ए मैसिव प्रॉब्लम दैट यू हैव टू रियलाइज। प्लीज मेरे दोस्त ये वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि क्रिकेट की वजह से दूसरा हर कोई स्पोर्ट, फुटबॉल, MMA, बॉक्सिंग, यहाँ तक कि ओलंपिक लेवल के स्पोर्ट्स में हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे और इंडियंस का स्पोर्ट्स को लेकर माइंडसेट क्या है। इंडिया का कोई भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट नहीं है, मगर हम इंडिया के लोग जो स्पोर्ट सबसे ज्यादा देखते हैं, एंजॉय करते हैं, स्ट्रीम करते हैं, वो है क्रिकेट। IPL के सीजन में 500 से 600 मिलियन की स्ट्रीम्स पर व्यूज आते हैं। वर्ल्ड कप के टाइम पे स्पेशली जब इंडिया या पाकिस्तान का मैच होता है तो 1 बिलियन लोग उस मैच को लाइव देख रहे होते हैं। इस व्यूअरशिप का 10% भी दूसरे स्पोर्ट्स को नहीं मिल पाता, बी इट फुटबॉल, MMA, बॉक्सिंग। क्रिकेट इज वेरी डीप रूटेड इन आवर कल्चर। और मजे की बात तो ये है कि क्रिकेट हमारा स्पोर्ट भी नहीं है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अस बाय द ब्रिटिश। इफ यू आर अनअवेयर, इंडिया 250 साल के लिए ब्रिटिश की कॉलोनी था। दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट अस, अपने पपेट राजा बना देते थे और हमें कॉलोनाइज किया हुआ था। हमारे पास ना गवर्नमेंट का से था, ना वोटिंग का से था, हमारे राइट्स कम थे। वी वर ट्रीटेड एज सब ह्यूमंस। और क्रिकेट जैसा स्पोर्ट उन्हीं देशों में ज्यादा पॉपुलराइज्ड है जहां पे ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज को सेट किया था। तुम नोटिस करोगे USA में कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता। USA की क्रिकेट टीम्स इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखेगा तुम्हें क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनीज ने वहां पे हाथ छोड़ दिया था। सिविल वॉर हुई थी। मीनवाइल इंडिया बहुत समय तक कॉलोनी था तो ब्रिटिशर्स ने वो इन्फ्लुएंस बरकरार रखा और हमने वो स्पोर्ट को पिकअप कर लिया। लगान मूवी तो सबने देखी ही होगी कि कैसे लोग जमीन के लिए, अपने राइट्स के लिए क्रिकेट मैच में अंग्रेजों को हराने की कोशिश करते हैं। ऐसे रियल सिचुएशंस और कहानियां भी एनेक्डोटल तुम्हें सुनने मिलेंगी। 20th और 21st सेंचुरी में क्रिकेट के अलावा भी काफी सारे स्पोर्ट्स फॉर्म एग्जिस्ट करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रही थी तब जर्मनी में ओलंपिक्स रखे गए थे जहां पे मल्टीपल स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए थे। जैसे आज के ओलंपिक्स होते हैं, ओलंपिक्स काफी समय से चलते आ रहे हैं और वहां पे क्रिकेट नहीं खेली जाती। आर्चरी, स्प्रिंटिंग, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स होती हैं। तो सोचो एक फैशिस्ट किंगडम में भी स्पोर्ट्स के लिए जगह थी। और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्रिकेट को छोड़कर दूसरे कोई भी स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं और हम इतनी ज्यादा कमजोर स्टेट में थे कि क्रिकेट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अप इनटिल द 1970s तुम अगर इंडिया में रह रहे हो, पैदा हुए हो, तो सर्वाइवल तुम्हारा गोल है। तुम्हारा गोल कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बनना नहीं है क्योंकि उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, कोचेस चाहिए। वो कुछ भी हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। हमारे पास तो खाना भी अवेलेबल नहीं था जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया। लोग भूखे मर रहे थे। वो टाइम्स एक अच्छा स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस करने के लिए कंड्यूसिव नहीं थे और वो टाइम पे हमारी क्रिकेट में भी इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी जितनी ऑस्ट्रेलिया की थी। मगर 1980s में कपिल देव जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर्स आए, 90s में सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर्स आए और हमने भी क्रिकेट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड जमा लिया। और MS धोनी के एरा के बाद काफ़ी ज़्यादा फिट और काफ़ी ज़्यादा वेल परफॉर्मिंग क्रिकेटर्स आए विथ प्रॉपर कोचेस, प्रॉपर न्यूट्रिशन और क्रिकेट को देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा व्हेन वी स्टार्टेड विनिंग द वर्ल्ड कप्स एंड बिकेम जेन्युइन कंटेंडर्स। मेरे भाई गेम समझ रहे हो? क्रिकेट हमारे कल्चर में हमेशा से था। रस्तों में, गलियों में खेला ही जाता था और हमारे क्रिकेट एथलीट्स जब रिकॉग्नाइज हुए, वर्ल्ड स्टेज पे जीतने लगे, तो वो एक आग की तरह फैल गया और क्रिकेट को इतनी ज्यादा नेशनल रिकॉग्निशन। क्रिकेट को समझना जरूरी था। ये क्रिकेट की राइज को समझना जरूरी था, जैसे हम बता सकें कि क्रिकेट ने कैसे दूसरे स्पोर्ट्स को तबाह कर दिया। सबसे पहली चीज है क्रिकेट इज ए टीम स्पोर्ट।
कोई भी क्रिकेट खेल रहा है तो अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अगर उसी मैच में उसी स्टेज पे उसकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया तो कलेक्टिवली वो मैच जीत जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्पोर्ट्स इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल, ओलंपिक का हर एक स्पोर्ट तुम्हारे एज अ इंडिविजुअल कैपेबिलिटी स्पोर्ट्स की टेस्ट करता है, तुम्हारे एथलेटिसिज्म को टेस्ट करता है। बी इट जैवलिन थ्रो, बी इट रेसलिंग, बी इट बॉक्सिंग, सारे टूर्नामेंट्स में, सारे स्पोर्ट्स फॉर्म में तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा रहने वाला, तुम्हारे को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। इट्स यू वर्सेस द वर्ल्ड एंड नॉट जस्ट एनी एथलीट्स, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और ओलंपिक्स जैसी स्टेज में जीतना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हम उन कंट्रीज से कंपीट करते हैं जिनका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहां पे बच्चों को बचपन से ही बहुत ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। डू नॉट बिलीव मी, साउथ कोरिया की हमसे सिर्फ 10% पॉपुलेशन है, 10%। उन्होंने ओलंपिक में 400 मेडल्स जीते हैं और इंडिया 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन रखता है एंड वी हैव वॉन ओनली 40 ओलंपिक मेडल्स। मेरे भाई, अगर तुम्हें ये बात झूठ लग रही है तो तुम गूगल कर सकते हो। हम अपने आप को विश्वगुरु और शूरवीरों का खून तो कहते हैं, लेकिन हमने किसी भी स्पोर्ट में क्रिकेट को छोड़ के कोई नाम नहीं किया। बचपन से मैं एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट था। प्राइम एमएमए मेरा सपना है। आई एम ग्रेटफुल कि तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, मुझे प्यार दे रहे हो। लेकिन बचपन से मेरे मन में ये भी सवाल आता था कि यार, ये जो रोनाल्डो भाग रहा है, इसके साथ कोई रमेश नाम का बंदा क्यों नहीं भाग रहा जो उसकी बॉल छीन के गोल कर रहा है? क्यों हम इंडियंस एथलेटिक्स में कहीं पर नजर ही नहीं आते? कॉनर मैकग्रेगर से कोई उदय शेट्टी नाम का बंदा क्यों नहीं लड़ रहा? अरे भले हार जाए, लेकिन वो स्टेज पर ही कोई क्यों नहीं पहुंच पा रहा? अगर तुम वो केबल टीवी के जमाने वाले बच्चे हो, 2010s वाले, तो तुमने देखा होगा कि काफी सारे स्पोर्ट्स चैनल आते थे। मैं उन्हें एंजॉय करता था, WWE को भी स्पोर्ट मानता था, WWE देखता था, सॉकर देखता था, कभी कभी हॉकी और टेनिस भी देख लेता था। लेकिन जब भी मैं देखता था, 99% ऑफ द टाइम मुझे कोई अंग्रेज ही नजर आता था या फिर अफ्रीकन ही नजर आता था। अब तुम कहोगे ज्यादा अपने एक्सपीरियंसेस मत चोद, फैक्ट्स बता, फैक्ट्स। तो फैक्ट ये है कि इंडिया में क्रिकेट की व्यूअरशिप ज्यादा है, कल्चरल इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्रिकेट में पैसा भी ज्यादा है। BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इनका नाम है, और जब भी IPL होता है दे जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 9,700 करोड़, और ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तुम जाके रिसर्च कर सकते हो कि BCCI कितना प्रॉफिट कमाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट का 33.3% प्रॉफिट हम इंडियंस कमाते हैं। नो प्रॉब्लम विद दैट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन इस पैसे का 10%, मेरे भाई 10 क्या 5% दूसरे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में डालो। अगर इंडिया से कोई ऐसा मॉन्यूमेंटल स्पोर्ट्समैन निकल रहा है जिसके स्पोर्ट को हम एंजॉय कर सकें, टीवी पे देख सके, जो ओलंपिक्स में नहीं है, क्योंकि ओलंपिक्स के एथलीट्स को इतना मार्केट नहीं किया जाता। माइक टाइसन ऑल्सो फॉट इन द ओलंपिक्स, मोहम्मद अली ऑल्सो फॉट इन द ओलंपिक्स, लेकिन उनको याद रखा जाता है उनके प्रोफेशनल करियर की वजह से। वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रोफेशनल में जीती जाती है। मेडल्स तो ओलंपिक्स में काफी सारे अमेरिकन, रशियन और यूरोपियन बॉक्सर्स ने जीत रखे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो तुम फंड्स जमा कर रहे हो, क्रिकेट के फंड्स को मैं साइड भी कर दूं, गवर्नमेंट जो हमसे इतने सारे टैक्सेस ले रही है। आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है जहां मैं रहता हूं बहन, जो तो गर्मी हो रही है, एसी खरीदोगे, एसी पे 30 से 35% टैक्स दोगे, तो उसका 3%, भाई जो टैक्स दिया उस अमाउंट का 3% भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दो तो क्या हो जाए? अरे भैया, पैसे मत लगाओ, चलो डाल लो अपनी जेबों में पैसे, भर लो जेबें अपनी, लेकिन एटलीस्ट जो एथलीट ग्लोबल लेवल पे पहुंचा है उसे रिकॉग्नाइज तो करो। काफी लोग मुझे कहते हैं कि मैं अंशुल जुबली का हेटर हूं। भाई बिल्कुल नहीं, मैंने बस उसके करियर को कवर किया और 2 बार वो हार गया तो हार गया, मैं उसमें क्या बोलूं। लेकिन अंशुल जुबली वो इंसान था जो पहली बार UFC की वेइंग स्केल पे चढ़ा। इस चीज को अगर कोई नेता, कोई मिनिस्टर, कोई CM या फिर कोई बड़ा सा इन्फ्लुएंशियल एक्टर बस ट्विटर पे ट्वीट कर देता प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया, तो तुम्हारा क्या जाता? इनके पास इतनी बड़ी बड़ी PR टीम है, ये राहुल गांधी के पजामे का कलर डिस्कस कर लेंगे, द इंडियन पॉलिटिक्स इज सो बैड, लेकिन इतना बड़ा मॉन्यूमेंटल इवेंट तुम मिस कर रहे हो।
किसी भी दूसरे स्पोर्ट्स के आदमी को गवर्नमेंट से ना कोई सपोर्ट मिलता है, ना कोई पैसे मिलते हैं, ना कोई रिकग्निशन मिलती है। इनके लिए ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसा लगता है कि ये किसी और देश से लड़ने के लिए जा रहे हैं। अरे भैया, वो बंदा इंडियन फ्लैग पहन के जा रहा है, उसको बोल दो ना कि भाई तेरी जितनी भी ट्रेनिंग का खर्चा है हम देंगे, तू टेंशन मत ले, तेरा और तेरी फैमिली का तुझे बचपन से बिल्ड करेंगे, तू बन कॉनर मैग्रेगर जैसा, तू बन हबीब जैसा, तू बस ट्रेन कर भाई, ट्रेन कर, अच्छा खाना खा, चिकन मटन जो खाना है तुझे पैसे मिलेंगे। मगर गवर्नमेंट ये कभी किसी को कहती नहीं है। तो ये जितना भी डेटा तुमने देखा है वो चेंज तब तक नहीं होगा जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा। इंडियंस जनरली ही बहुत कम एथलेटिक होते हैं। तुम घर से बाहर निकलो और 10 लोगों को बोलना कि 10 पुशअप मारे, तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 बंदा ही 10 पुशअप मार पाएगा, विच इज अ बेसिक ह्यूमन थिंग टू डू। और हमारा स्पोर्ट्स को लेकर माइंडसेट ये है कि भैया ये तो टाइम पास है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो जो बच्चे बचपन में बहुत ज्यादा एथलेटिक हैं, जिनकी जेनेटिक स्ट्रांग है, जो लंबे हैं, चौड़े हैं, अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जो अच्छे से दौड़ लेते हैं, अच्छे से जंप कर लेते हैं, अच्छी स्पीड है, अच्छी ताकत है, उनको कुछ नहीं मिलता, ना अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, ना कोई गाइडेंस मिलती है। मीनवाइल चाइना जैसे देश, कोरिया जैसे देश इन बच्चों को साइड कर लेते हैं कि भैया इसे हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी में भेजो, ये शहर की। इंडिया में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तक एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे एक बंदे ने बोला कि मुझे बिलासपुर से यूएफसी में जाना है, कैसे होगा? अरे भैया कोई तरीका ही नहीं है, एआई भी कंफ्यूज हो जाएगी कि ये जर्नी तुम कैसे करोगे। आयरलैंड से एक लेजेंड निकला है, साओ पोलो से चार्ल्स ओलिवेरा जैसा लेजेंड निकला है, बर्लिन से लेजेंड निकलने वाला है, लेकिन यहां से शायद ही कोई निकल पाएगा क्योंकि ना कोई कोचेज हैं, ना कोई एकेडमीज है और प्रमोशंस भी काफी कम है। सिर्फ 2 जेन्युइन प्रमोशन है, मैट्रिक्स फाइट नाइट और आरतू। तो इसके अलावा इंडिया में कोई एमएमए प्रमोशन भी नहीं है। फाइनल चीज है हमारा न्यूट्रिशन। मैं जब 17 साल का था तो फोर्टनाइट खेला करता था। अब फोर्टनाइट में तुम्हें बाहर के लोग मिलेंगे, यूरोप के, अमेरिका के, तो वहां के लोगों से मेरी दोस्ती होती थी, इंस्टा आईडी शेयर वेयर होती थी। तो मैं ये देखता था कि बाहर के लोग जनरली बचपन में बहुत ज्यादा एथलेटिक है। मैं कुछ ऐसा लगा करता था और मेरे दोस्त जो वहां रहते थे वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थे, मेरी एज से 1-2 साल छोटे, एब्स निकले हुए हैं, बाइसेप्स फ्लेक्स हो रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, फिट हैं, दौड़ लेते हैं, उछल कूद कर लेते हैं, और हम अनफिट हैं। मैं सोचता था कि अरे भाई ऐसा क्यों है, और मैंने कभी अपनी प्लेट की तरफ देखा नहीं कि जो दाल चावल है शायद इसकी वजह से मेरी बॉडी खराब हो रही है। बाहर के लोगों से मैंने जब पूछा कि तुम क्या खाते हो, तो वो बोल रहे हैं मैं स्टेक खाता हूँ। मैं बोलता था स्टेक खाना तो पाप है यार, लेकिन उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो बाहर है, उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो खाएगा। अब तुम हबीब को बोलोगे कि स्टेक मत खा क्योंकि ये अलाउड नहीं है, तो भाई वो बोलेगा नहीं भाई मेरी मर्जी, मेरे तो कल्चर में वो चीज बचपन से है, मैं तो खाया हूँ तभी तो मैं चैंपियन बना हूं। मैंने मीट बेस्ड डाइट खाई है तभी उसकी वजह से मेरी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हुई है, तभी मैं चैंपियन बना हूं। और इंडिया में जो आदमी प्रोटीन खाता है उसे डीमोनाइज किया जाता है। अगर तुम वे लेते हो तो तुम पाउडर ठोक रहे हो, अपने पिछवाड़े में इंजेक्शन डाल रहे हो भाई। और अगर तुम अंडे खाते हो तो भाई तुम मुर्गियों के बच्चे खा रहे हो। अरे भाई मुर्गी खा ली पूरी तुमने, क्या कर रहे हो? सॉरी मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ थोड़ा, लेकिन हाँ इंडिया में जो भी प्रोटीन खाता है उसे डीमोनाइज किया जाता है। मीनवाइल जब मैंने प्रोटीन खाया देन आई स्टार्टेड लुकिंग लाइक दोस फ्रेंड्स आई हैड, और लोग बोल रहे थे भाई क्या कर क्या रहा है भाई, तू इतना अच्छा दिख रहा है, इतने बड़े बड़े बाइसेप फूल रहे हैं तेरे, कैसे हो गया सब? भाई प्रोटीन से हो गया, अच्छे खाने से और ट्रेनिंग से हो गया। भाई मैं बहुत ज़्यादा ऑफ द रेल्स जा रहा हूँ, लेकिन जब तक हम एज अ सोसाइटी अपने न्यूट्रिशन को और अपने स्पोर्ट्स को लेकर माइंडसेट को फिक्स नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बिकॉज दिस गवर्नमेंट, मैं भाई ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज मुझे जिंदा रहना है, दिस गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग ए गुड जॉब टू बी ऑनेस्ट। आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो मेरे भाई। एंड मेरे अंदर का माइकल चैंडलर उसकी रिटायरमेंट के बाद भी नहीं मरेगा। God bless. I'll see you at the top.